हेलो। हेलो। हाँ हाँ, दिख रहा हेलो। हूँ। हाँ पहचान रहा है। हाँ हाँ हाँ, पहचान रहा हूँ ना, पहचान रहा हूँ। क्या तो क्या? भविष्य जीवन का? जीवन का भविष्य पता नहीं क्या है, क्या करना है अभी। लाइफ प्रोसेस तो समझा दिया मैंने, इसके बाद क्या है? इसके बाद चल मैच करते हैं। हाँ, वही मैं सोच रहा था। मैथ्स करते हैं, क्योंकि हाँ ऐसा नहीं रहा, ऐसा नहीं लगता साइंस कर करके बहुत ज्यादा हो गया, मतलब साइंस साइंस किए जा रहे हाँ हैं। हाँ, ठीक है मैच करते हैं, मैच पढ़ाते हैं आज। मैथ्स में क्या? मैथ्स में क्या करना है? मैच में रुक जा, इसमें लिख के रखा है मैंने चैप्टर का नाम। चैप्टर्स के नाम भी लिखने चल पड़े? एपी करते हैं, एपी करते हैं। एपी करते हैं। हा 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 हा। पढ़ाएगा कौन? यार वो थोड़ी सी दिक्कत चल रही है यार घर पे, यार तू पढ़ा दे यार आज। क्या दिक्कत चल रही है? 10 गज का तो घर है तुम्हारा। हाँ यार। 10 गज का कहाँ है ब्रो? इतने से घर में रहता है, देख तेरे को घर नहीं दिख रहा, ये घर है एक्चुअली, मैं तो घर से बाहर आके खड़ा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन ये इसको कुछ ऐसा अलग इंटरेस्टिंग करते हैं, मतलब एक काम करते, चल एक काम करते, सुन सुन सुन। चैप्टर ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा, कितना है तूने देखा है क्या एक बार? छोटा, हाँ छोटा चैप्टर है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। पढ़ा तो मैं हाँ दूंगा तो तुम। एक काम कर, तो चल एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग रखते हैं, तो चैप्टर ऐसे छोटा सा है तो पढ़ा तो देना। और हाँ। आखिरी में ना थोड़ा एक एक कंपटीशन टाइप रखते हैं, मतलब ए, एक एक, एक एक, ए, मेरे दिमाग थोड़ा। में भी आइडिया था, एक काम करते हैं, एक बैटल हाँ रखते हैं। ठीक है, हाँ तो हाँ हाँ बैटल ऐसा हाँ रहेगा हाँ कि टोटल अगर 20 क्वेश्चन है या फिर 30 क्वेश्चन है, तो दोनों को 15-15 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। और उसमें हाँ ऐसा रहेगा कि जो क्वेश्चन सही करेगा वो जीत जाएगा। और जो हाँ, मतलब जो ज्यादा सही करेगा वो जीतेगा। हाँ, वो जीत जाएगा। और हाँ उसमें ऐसा ठीक है। रखेंगे, उसमें ऐसा रहेगा कि वो जो क्वेश्चंस रहेंगे, वो क्वेश्चंस यार हाँ बेसिकली कुछ हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आ चुके हैं और हाँ हाँ इम्पोर्टेंट है। कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस होंगे और कुछ अपनी बुक से हाँ एनसीईआरटी से होंगे, तो सारी तरीके से अपनी प्रैक्टिस भी हाँ हो जाएगी। ठीक हाँ, है। तो इम्पोर्टेंट भी रहेंगे वो, हाँ, और ठीक है, बैटल अच्छा भी आइडिया, लगेगा अच्छा उसमें। आइडिया। ठीक है, हाँ, हाँ मजा थोड़ा आएगा। बेटर लगा ऐसा, केबीसी केबीसी। करे। चल चल स्टार्ट करते हैं फिर, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं चल। तो ठीक है, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं स्टार्ट। ओके। हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप कि आप सब लोग सेफ हैं। मैं कैरेक्टर से बाहर आके तुम्हें हाई कर रहा हूँ क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऑलराइट, चलो कैरेक्टर में वापस चलते हैं। ठीक है, तो यार सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर सिर्फ 3 से 4 फार्मूलाज हैं। ठीक है, और ये 3 से 4 फार्मूलाज जो है ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है लेकिन प्रैक्टिस मैटर्स। ओके, तो मैंने इसको पता है कैसे डिजाइन किया है? मैंने इसको ऐसा डिजाइन किया है कि मैं पहले समझा दूंगा तुझे। ठीक है, मैं समझाने के बाद में, ये चैप्टर समझाने के बाद में हर एक कॉन्सेप्ट के बाद में एक क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, मतलब मैं सॉल्व करूंगा। उसके बाद में एक बैटल राउंड है, ठीक है, एक नॉकआउट राउंड है जिसके अंदर हम यार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत सारे। और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते 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 हम अलग अलग टाइप के जो पैटर्न है वो समझ जाएंगे। उन क्वेश्चंस के अंदर मैंने बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस लिए हैं। उन क्वेश्चंस के अंदर आएंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हमारे एनसीईआरटी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के क्वेश्चंस। और यहीं पर चीजें नहीं खत्म होती। लेट मी टेल यू, तुम लोगों के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक क्विज भी होगी, वो क्विज भी तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑलराइट, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इससे बात स्टार्ट करते हैं। Alright, what is arithmetic progression? An arithmetic progression is a sequence of progression numbers such that the difference of any two successive members is a constant. ठीक है, ये बात कर ली चतुर ने। अभी अंश वाली बातें करते हैं। Alright, सबसे पहला एग्जांपल है 1, 4, 7, 10 और 13। ठीक है, ये चैप्टर बहुत आसान है, इसे समझना बहुत आसान है, बस इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। ठीक है, 1 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है। 4 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है। 7 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है। 10 और 13 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है। तो एक पैटर्न नोटिस हो सकता है यहाँ पर, बिल्कुल हो सकता है कि हर एक सक्सेसिव टर्म और उसकी पिछली टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर नंबर्स भले बदल रहे हैं, ठीक है, 1 के बाद 4 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, लेकिन जब हम लोग उसको ब्रेक डाउन करके देखते हैं तो यार इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस 3 है, इन दोनों बीच के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 3 है। एंड यहाँ पर हम एक टर्म के सक्सेसिव नंबर की बात करें, अगर कोई मुझसे बोलता है कि यार 1 और 10 के बीच का डिफरेंस तो 3 नहीं है, ये तो 9 है, तो हम लोग सक्सेसिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, एक के बाद एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यार
एपी हमसे यही कहता है। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना है कि बेसिकली एपी को हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो अगर मैं नोटिस करता हूं यहाँ पर 1 4 7 10 13, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 3 है, इन दोनों के बीच का भी 3 है, ठीक है। वापस से 3 और 3। इसका मतलब है जो मेरा डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। इन दोनों के बीच भी 3, इन दोनों के बीच भी 3, इन दोनों के बीच भी 3 और इन दोनों के बीच भी 3, यानी कि मेरा जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है, और कॉमन है। 3 यहां पर भी है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, ऑलराइट। तो इन नंबर्स के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ऑलराइट। इन नंबर्स के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन क्यों कह रहे हैं, सीधी सी बात है भाई, हैविंग अ स्मार्टफोन इज अ कॉमन थिंग, ठीक है। कॉमन क्यों है, क्योंकि वो हर किसी के पास है, ठीक है। अब जरा कॉमन डिफरेंस चलते हैं, ठीक है। एंड अरिथमेटिक, और इससे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस that has the property that the difference between any two consecutive terms is a constant। उस एग्जांपल को भूल जा, अभी नया एग्जांपल लेते हैं। 4 8 12 16 20। अभी मैं देख सकता हूं यार, अभी मैं देख सकता हूं, मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ लेता हूं। An arithmetic sequence is a sequence that has the property that the difference between any two consecutive terms, ठीक है। ये दोनों consecutive terms है, ये दोनों consecutive terms है, ये दोनों, ठीक है। अभी ऐसा है यार कि इन consecutive terms के बीच का जो डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। 4 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 8 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 12 और 16 4 आ रहा है। 16 और 20 4 आ रहा है। क्या मतलब हर एक कॉन्सेक्यूटिव मेंबर जो है उनके बीच का डिफरेंस जो है वो 4 आ रहा है। अगर कोई मुझसे बोलता है कि यार नहीं यार ये एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4 और 20 के बीच का डिफरेंस तो 16 है, तो हाँ डिफरेंस 16 है, लेकिन यहाँ पर हम कंसेक्यूटिव टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक टर्म की बात, जो नेक्स्ट टर्म है उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है। जैसे अगर मैं 4 8 12 और 16 लिखा, ठीक है, तो यहां पर मुझे ध्यान देना है कि 4 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है, 8 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना है। मैं ये दिमाग लगाऊंगा नहीं कि 8 और 16 के बीच का डिफरेंस कितना है, 8 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना है। अभी हम कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। हम लोग कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं डी से। अब जरा एक बार वापस से इस एग्जांपल को देख लेते हैं, जो कि था हमारा 1 4 7 10 13, ऑलराइट। द कॉमन डिफरेंस बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव टर्म इज 3। 1 और 4 के बीच का कितना है, 3 है। तो मैं देख सकता हूं यहाँ पर मैंने 4 में से जब 1 को माइनस किया तो मेरे पास में 3 आया, ऑलराइट। अगर मैं यहाँ पर 7 में से 4 को माइनस करता हूं, ये जो 7 और 4 है, तो भी मेरे पास 3 आता है। अगर मैं 10 में से 7 को माइनस करता हूं तो भी मेरे पास में 3 आता है। और अगर मैं 13 में से 10 को माइनस करता हूं तो भी मेरे पास में 3 आता है। इसका मतलब ये है यार कि दिस इज एन एपी, ओके, दिस इज एन एपी। ये एपी क्यों है, क्योंकि इसमें हर एक कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, ओके। क्या ये एक एपी होगी, देख लेते हैं ना, देखने में क्या आता है। 2 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। 5 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10। 15 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5। और 20 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10। क्या यहाँ पर डिफरेंस कांस्टेंट है, क्या एक ही नंबर है जो कि हर कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस है, नहीं है भाई। पहले जो 2 टर्म्स हैं इनके बीच का डिफरेंस तो 3 आया, लेकिन फिर 5 और 15 इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 10 आया, तो डिफरेंस तो अलग हो गया ना। तो कॉमन कैसे हो, ऑलराइट, कॉमन भी नहीं है और कांस्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यार यहाँ पर ये एक एपी नहीं होगी, क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर मुझे कोई बोल दे क्या ये एक एपी है, देख लेते हैं। 2 और 5 के बीच का डिफरेंस 3, 5 और 8 के बीच का डिफरेंस 3, 8 और 11 के बीच का डिफरेंस 3, ठीक है, कांस्टेंट है। एक ही नंबर है जो कि हर कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस है, तो यहां पर ये एक एपी है, ऑलराइट। तो ये चीज हमें आप समझ में आ गई। अब बात ऐसी है, अब अगर मैं कॉमन डिफरेंस को थोड़ा सा और ध्यान से देखता हूं तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। अगर मुझे कोई बोल दे कि ये एपी है या नहीं, मुझे बताओ, ठीक है। देख लेते हैं एपी है या नहीं है। -3 और -1 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, -3 -1। क्यों -1, क्योंकि मैं डिफरेंस निकालना हूं, तो यहाँ पे एक माइनस बाहर भी आएगा। कितना हो गया, -2, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस -2। आप वैसे ही यार अगर मैं -3 और -5 की बात करता हूं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी -2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी -2, ऑलराइट। इसका मतलब ये है यार कि -2 जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है। हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस -2 है, इसलिए यहां पर ये जो हमारा एपी है, बेसिकली ये हमारा एपी है, क्योंकि यहां पर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है।
अब मुझे भी बोल दे क्या ये एक एपी है, 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, क्या ये एक एपी है? देख लेते हैं, देखने में क्या आ जा रहा है, देख लेते हैं। 3/2 माइनस 1/2, डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस कितना आ रहा है? 2/2 यानी कि 1, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 1 आ गया। अब 5/2 और 3/2 इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। 5/2 माइनस 3/2, 2/2 यानी कि 1 आ गया। इन दोनों के बीच भी डिफरेंस 1 है, उसी तरीके से इन दोनों के बीच भी डिफरेंस जो है वो 1 होगा। ऑलराइट, तो क्या ये एक एपी है? बिल्कुल है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। ऑलराइट, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। अगर वहां पर हमने कुछ छोटी मोटी बातें कर ली, अब मेन खेल जो शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है, जो कि हमारे तबाही फॉर्मूला से। ऑलराइट, मैं वापस एक बार एपी लिखता हूँ, ठीक है, एक एपी लिखता हूँ। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस तक जाएंगे। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। देख सकते हैं आप, अब हम पहचान चुके हैं कि एक एपी को कैसे आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे यार कि उसकी जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हैं, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 1 3, 3 5, 5 7, 7 9, इन सब के बीच का डिफरेंस कोई एक ही नंबर होना चाहिए। या तो सबके बीच अगर 1 और 3 के बीच का डिफरेंस 2 है तो 3 और 5 के बीच का भी 2 होना चाहिए, 5 और 7 के बीच का भी 2 होना चाहिए। अब देखते हैं, अब जरा हम लोग डिनोशन की बातें कर लेते हैं कि चीजों को डिनोट कैसे करते हैं। हमने देखा कि हम कॉमन डिफरेंस जो हमारा होता है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है उसे हम डिनोट करते हैं डी से। ऑलराइट, हमारी एपी की पहली टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से, फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से। ऑलराइट, इस एपी के अंदर यार ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, राइट, इतना हम समझ ही सकते हैं। ये हमारी थर्ड टर्म है, ये हमारी फोर्थ टर्म है, ये हमारी फिफ्थ टर्म है, 11 जो है हमारी सिक्स्थ टर्म है और 13 हमारी सेवेंथ टर्म है। ऑलराइट, ये चीज हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब यार हमारी जो फर्स्ट टर्म होती है हमेशा उसे हम ए से डिनोट करते हैं। इस एपी के अंदर मेरी फर्स्ट टर्म कौन सी है? इस एपी के अंदर मेरी फर्स्ट टर्म कौन सी है? 1 है, तो मेरा ए जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी जाने तो बहुत आसान है यार। यहाँ पर इस एपी के अंदर टोटल 7 टर्म है। पहली टर्म है 1, दूसरी टर्म है 3, तीसरी टर्म है 5, चौथी टर्म है 7। सही बात है। अगर मैं यहाँ पर 3 लोगों को खड़ा कर दूं, मंगेश, बंटी और विनोद, ठीक है, ये 3 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। ऑलराइट, इन तीनों के नाम अलग अलग है। इसका नाम मंगेश है, इसका नाम बंटी है, इसका नाम विनोद है, ठीक है, इसका नाम विनोद है। लेकिन अगर हम इसको स्क्रीन से देखते हैं तो ये हमारे लिए पहला पर्सन है, ये हमारे लिए दूसरा पर्सन है और ये हमारे लिए तीसरा पर्सन है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो, ठीक है, सही बात है, राइट। उसी तरीके से यार ये नंबर की वैल्यू भले कुछ भी हो, 3 5 7 8 9 10 15 20, लेकिन 1 हमारे लिए फर्स्ट टर्म है, 3 हमारे लिए सेकंड टर्म है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर यार, इस सीरीज के अंदर वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, इस सीरीज के अंदर वो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, इस सीरीज के अंदर 7 फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारे लिए कौन सी होगी? हमारे लिए फर्स्ट टर्म होगी इस केस में, इस एपी में 1। अगर मुझे कोई ऐसा एपी दे दे, 3 6 9 12, ठीक है, बस इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है? इसमें ऑफ कोर्स जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, तो क्या मैं ए को 3 लिखूंगा? बिल्कुल लिखूंगा। सेकंड टर्म 6 है, थर्ड टर्म 9 है, तो ये बात समझ में आ गई। हमेशा यार एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमारे लिए ए होती है। क्या होती है? ए होती है। ऑलराइट, अब जरा हम गौर करते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। इस बॉक्स के अंदर यार लिखा हुआ है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d डॉट 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 डॉट। अब ये डॉट 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 का क्या कहना है? ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 डॉट। इसका ये मतलब है यार कि एपी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। इसमें कितनी टर्म्स है हमको नहीं पता, ठीक है, इसमें कितनी टर्म्स है हमको नहीं पता। हमें पता है फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म 5 है, फोर्थ टर्म 7 है, फिफ्थ टर्म 9 है, सिक्स्थ टर्म 11 है, सेवंथ टर्म 13 है, लेकिन सेवंथ टर्म के बाद में हमको ये नहीं पता कि इसके आगे और कितनी टर्म्स हैं। तो ये हमारे लिए एक इनफाइनाइट एपी है। क्यों है? क्योंकि हमें नहीं पता भाई साहब कि ये एपी कहां पर खत्म हो रहा है, ठीक है, ये एपी कहां पर खत्म हो रहा है, तो ये हमारे लिए इनफाइनाइट एपी है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 3 6 9 12 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 30, तो क्या एक इनफाइनाइट एपी है या फिर फाइनाइट एपी है? एक बार देख लेते हैं यार। पहले वाले इस वाले केस में हमें ये नहीं पता था कि कहां पर एपी खत्म हो रहा है, लेकिन इस वाले केस में हमें जरूर पता है कि कहां पर एपी खत्म हो रहा है। एपी इस 30 पर खत्म हो रहा है, ऑलराइट, एपी हमारे 30 पर खत्म हो रहा है। इसका ये मतलब है कि ये एक फाइनाइट एपी है।
क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारा AP कहीं ना कहीं जाकर खत्म हो रहा है। अगर एक ही कॉन्सेप्ट के पहले हमने कितने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए। ऑलराइट, अब जरा बात करते हैं इस बॉक्स की। इस बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है? इस बॉक्स के अंदर लिखा है A। अब A हमें पता है क्या होता है? A हमें पता है फर्स्ट टर्म होती है A प्लस D। क्या हमें D पता है क्या होता है? D हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। ऑलराइट, इसका A प्लस 2D लिखा है, A प्लस 3D लिखा है, A प्लस 4D लिखा है। ये कुछ समझ नहीं आया मुझे, ये एक बार पढ़ के देख लेते हैं, ये एक बार समझ के देख लेते हैं। तो अगर मैं तुझे बोलता हूँ कि हमारा A पहला टर्म है, ठीक है, A हमारा पहला टर्म है, तो हम इस सीरीज के अकॉर्डिंग एक बार इस जो सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये वाला AP लिख के देखते हैं। ठीक है, देखते हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं देखता हूँ एक बार। ठीक है, A हमारा पहला टर्म है, यहाँ पर A लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर A लिखा हुआ है। मुझे पता है कि इस AP के अंदर ये वाली जिससे मैंने अभी एरो बनाया इसके सामने, इस AP के अंदर मेरा पहला टर्म कौन सा है? 1 है। तो लिख दूं, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अगर मैं 3 की बात करता हूँ तो 3 मेरा सेकंड टर्म है। ठीक है, 3 मेरा सेकंड टर्म है। अब यार मैं ये जानता हूँ कि 3 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 और 1 के बीच का डिफरेंस 2 है। ठीक है, तो 2 हमारा क्या है? 2 हमारा कॉमन डिफरेंस है। ऑलराइट, अब मैं थोड़ा सा और दिमाग लगाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस 1 को RHS में ले जाता हूँ। ठीक है, तो 3 हो जाएगा 1 प्लस 2, 3 हो जाएगा 1 प्लस 2। 1 जो है हमारा क्या A है? क्या 1 हमारा A है? बिल्कुल है। क्या 2 हमारा D है? बिल्कुल है, क्योंकि A जो है हमारा वो फर्स्ट टर्म है और 2 जो है हमारा वो कॉमन डिफरेंस है। तो क्या मैं 3 को A प्लस D लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब एक बार गौर करते हैं यार, एक चीज नोटिस करना, ये जो A प्लस D है, ये जो A प्लस D है, क्या वही A प्लस D मैंने यहां पर लिखा हुआ है? क्या वही A प्लस D मैंने यहां पर लिखा हुआ है? A प्लस D किसके बराबर आया? A प्लस D 3 के बराबर आया। ऑलराइट, अगर हम देखते हैं तो A के नीचे 1 लिखा हुआ है, एग्जैक्टली A प्लस D के नीचे मैंने 3 लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? अभी भी नहीं समझ में आई? वापस समझाता हूँ। ठीक है, वापस समझाता हूँ, बहुत आसान है। ऑलराइट, यहाँ पर यार ऐसा है कि अगर हम हमारी पहली टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगी। वैसे ही अगर हम अपने सेकंड टर्म में से कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी। वाइब समझ में आ रही है? ठीक है, फिर ऐसा किया मैंने कि मैंने अपनी पहली टर्म के अंदर, ध्यान देना मैं कैसे लिख रहा हूँ, पहली टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया। ठीक है, मेरे पास में आंसर कितना आया? आंसर मेरे पास में 3 आया। आंसर मेरे पास में 3 आया। ठीक है, तो क्या मैं इस 3 की जगह पर A प्लस D लिख सकता हूँ और इस 1 की जगह पर A लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यार हम जनरली ऐसे डिनोट करते हैं हमारी टर्म्स को। ठीक है, अब हमने सेकंड टर्म की बात कर ली, थर्ड टर्म की बात करते हैं जो कि लिखा हुआ है A प्लस 2D। ठीक है, मेरी थर्ड टर्म उस ब्रैकेट के, उस बॉक्स के अकॉर्डिंग जो मेरी थर्ड टर्म है वो कुछ ऐसे लिखी हुई है, A प्लस 2D। एक बार हम लोग क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। मेरे पास में A क्या है? A मेरे पास में 1 है। सही बात है, A मेरे पास में 1 है। ठीक है, D मेरे पास में कितना है? D मेरे पास में 2 है, तो प्लस 2 इंटू 2। मेरा आंसर क्या आ रहा है? देख लेता हूँ, मेरा आंसर 5 आ रहा है। मेरे पास जो थर्ड टर्म है वो कितनी है? 5 है। ठीक है, थर्ड टर्म मेरी 5 है। ऑलराइट, इसका मतलब ये है यार कि हम जब भी हमारी टर्म्स को डिनोट करते हैं कुछ ऐसे करते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक जो होती है हमेशा, जो कि तू भी ध्यान रखना और आप सब भी ध्यान रखना, कि यार हमारी थर्ड टर्म को हम A प्लस 2D से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, A प्लस 2D से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है। ठीक है, A प्लस 3D थर्ड टर्म नहीं होती है, वो फोर्थ टर्म होती है। ठीक है, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि जो थर्ड टर्म है, अगर मान लेते हैं कि हमको फोर्थ टर्म लिखनी है, ठीक है, हमें फोर्थ टर्म लिखनी है, तो D के आगे एक नंबर कम करके लिख देना। ठीक है, फोर्थ टर्म लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा? A प्लस इसका एक नंबर कम करके मैं D के आगे लगा दूंगा। कोई दिक्कत इसमें? अब ये फॉर्मूला कैसे आया ये हम आगे समझेंगे। ठीक है, लेकिन हमें ये चीज अभी समझ में आ गई कि हम लोग टर्म्स को कैसे डिनोट करते हैं। इस AP में यार मेरी सेकंड टर्म कौन सी है? 3 है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पर 3 लिख सकता हूँ? क्योंकि मैं ये सेकंड टर्म की बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट टर्म थी। अभी मैं थर्ड टर्म लिख रहा हूँ, A प्लस 2D, A प्लस 3D नहीं, A प्लस 2D। A प्लस 2D मेरी थर्ड टर्म है। ठीक है, इस AP में थर्ड टर्म कौन सी है? 5 है। ऑलराइट, अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करता हूँ तो फोर्थ टर्म इस AP में है 7। मैं इसे कैसे लिखूंगा? A प्लस 4D लिखूंगा? नहीं, A प्लस 3D लिखूंगा। ठीक है, A प्लस 3D लिखूंगा। ऑलराइट, जो कि हमारा 7 है। A प्लस अगर मैं 4D लिखता हूं, ये किसको डिनोट कर रहा है? फिफ्थ टर्म को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर फिफ्थ टर्म कौन सी है? 9 है। आई बात समझ में? आई बाइट समझ में? बस नहीं था इसमें।
अब बात कर लेते हैं nth टर्म की। nth टर्म क्या है? ये nth टर्म यार सुना होगा बहुत सारी बार, nth टर्म 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 nth टर्म। ये nth टर्म एक्चुअली क्या कहता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एक एपी है 1 4 7 10 13 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स हैं, ठीक है, इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स हैं। तो हमने क्या किया यार, हमने क्या किया, मान लेते हैं कि मुझे इसके अंदर मुझे पहली टर्म पता है, दूसरी टर्म पता है, तीसरी पता है, चौथी पता है, पांचवी पता है, लेकिन 6 टर्म्स है मुझे नहीं पता, ठीक है, 6 टर्म्स है मुझे नहीं पता। अब मुझे बोल दिया गया कि यार भैया इस एपी के अंदर मुझे 10th टर्म फाइंड करके दिखाओ। कौन सी टर्म फाइंड करके दिखाओ? 10th टर्म फाइंड करके दिखाओ, ठीक है। अब क्या मुझे यहाँ पर 10th टर्म विजिबल है? नहीं विजिबल है, मुझे निकालनी पड़ेगी। मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ। एक तो मैं क्या करूंगा, इसमें वापस से 3 ऐड करके यहाँ पर 16 लिख दूंगा, इसमें वापस 3 ऐड करके इसमें 19 लिख दूंगा, इसमें वापस ऐड करके इसमें 22 लिख दूंगा, और ऐसे करके मैं अपनी 10th टर्म निकाल लूंगा। लेकिन इतनी मगजमारी करने से अच्छा है हमारे पास में एक फॉर्मूला है जो कि है nth टर्म का, ठीक है, nth टर्म का। ये nth टर्म का फॉर्मूला हमें हर टर्म के लिए काम आएगा। मुझे अगर बोल दिया जाता है कि 10th टर्म निकालो, मैं क्या करूंगा यार, मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूला के अंदर 10 पुट कर दूंगा। किस जगह पे? n की जगह पे, ठीक है। और ये डिनोट यही कर रहा है, t का मतलब है टर्म, ठीक है, और यहाँ पर जो n, ये जो डिनोट कर रहा है n, ये टर्म डिनोट कर रहा है। कौन सी टर्म? अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर 10th टर्म निकालनी है तो इस n की जगह में 10 लिख दूंगा, तो कुछ ऐसा लिख दूंगा t10, ठीक है, खत्म बात। अगर मुझे इस AP के अंदर 50वीं टर्म निकालनी है तो t50 लिख दूंगा, ठीक है, t50 लिख दूंगा। और अभी देखते हैं इस AP के अंदर मुझे 10th टर्म निकालनी है, तो मैं t n की जगह पे क्या लिख दूंगा? 10 लिख दूंगा, ऑलराइट, इज इक्वल्स टू में a क्या होता है? a क्या होता है? a फर्स्ट टर्म होती है। क्या मेरे पास इस AP की फर्स्ट टर्म है? देख लेते हैं। क्या ये 1 हमारे लिए फर्स्ट टर्म का काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ a की जगह पर 1 प्लस वापस से n आ गया, ओ माय गॉड, वापस से n आ गया। n की हमने बात की थी, n क्या है? n क्वेश्चन के ऊपर है कि भैया उसे हमसे कौन सी टर्म पूछनी है, ठीक है। क्या करना है? बस इस n की जगह पर वो नंबर पुट करना है जो टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। मान लेते हैं हमें 50th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो इस n की जगह पर हम 50 पुट कर देंगे। हमें 60th टर्म फाइंड करनी है, हम इस n की जगह पर 60 पुट कर देंगे। यहाँ पर मैं n की जगह पर 10 लिख दूंगा, माइनस कर दूंगा। अब इस फॉर्मूला के अंदर एक और चीज है जो कि है d, ठीक है। d क्या है हमारा? d हमें पता है हमारा कॉमन डिफरेंस है। अब इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या होगा देख लेते हैं यार। अगर मैं सेकंड टर्म में से a2 में से a1 को माइनस कर देता हूं, ठीक है, वैसे हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे सेकंड टर्म डिनोट करनी है तो a2, फर्स्ट टर्म करनी है तो a1, या फिर a, सिर्फ a भी लिख सकते हैं। 59th टर्म करनी है डिनोट तो a59। अगर मैं इस सेकंड टर्म में से, ठीक है, इस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देता हूं तो क्या मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल आ जाएगा। तो करके देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड टर्म हमारी क्या है? 4, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? 1, ऑलराइट। अभी a को हम a1 या फिर a कुछ भी लिख सकते हैं, हमारे ऊपर है, ठीक है। वैसे हम जनरली a ही लिखते हैं। 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 3 आ गया, ऑलराइट। इस फॉर्मूला में मैं 3 पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास में सब कुछ है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या मेरे पास में t10 आ जाएगा, यानी कि 10th टर्म कौन सी है आ जाएगा, ठीक है। t10 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 9 इंटू 3, ये हो जाएगा 28, ठीक है। तो जो मेरी 10th टर्म है, ठीक है, मेरी जो 10th टर्म है वो है 28। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल भी नहीं। इसी में मुझे बोल दिया जाता कि भैया तू 50वीं टर्म फाइंड आउट कर। कौन सी टर्म फाइंड आउट कर? 50th टर्म फाइंड आउट कर। तो मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा फालतू, मैं क्या करूंगा यार, इस n की जगह पर 50 पुट कर दूंगा, ठीक है। अब जरा एक बार एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक तबाही सवाल है, जो कि अपनी एनसीईआरटी का है, ठीक है। ऐसा पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2 7 12। क्या ये AP है? पहले तो ये चेक कर लेते हैं। वैसे तो क्वेश्चन ने दिया है, लेकिन हम देख लेते हैं, ठीक है। 2 7 12, 7 है सेकंड टर्म, 2 है फर्स्ट टर्म। हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो मैंने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, इसका मतलब मैंने 7 में से 2 को माइनस किया है। इसका मतलब मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? वो आ जाएगा 5। क्या 12 और 7 के बीच का डिफरेंस भी 5 है? हाँ, बिल्कुल 5 ही है। ओके, इसका मतलब है कि ये एक AP जरूर है, ठीक है। उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ था, लेकिन फिर भी थोड़ा दिमाग लगा लिया हमने। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले एक चीज हम नोटिस करेंगे कि क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है।
ये एपी दे दी हमको, इससे बड़ी हिंट हमको और कोई नहीं चाहिए। और दूसरी बात हमें ये बता दिया कि हमें 10वीं टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है, हमें 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। ऑलराइट, इस एपी के अंदर ए क्या होगा, A2 होगा क्योंकि सबसे पहले टर्म 2 है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, D 5 होगा क्योंकि हमने अभी बात की। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है T10, 10th टर्म कौन सी है। आई वाइट समझ में? ओके, अभी फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला था, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था, ठीक है, इसे कंठस्थ कर लिया। ओके, अभी 10वीं टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी कि n की जगह पर 10 आना चाहिए। तो T10 इज इक्वल टू A क्या है, A2 है, लिख देता हूं, प्लस n क्या है, 10वीं टर्म फाइंड आउट करनी है तो 10 है, -1 इंटू डी, ठीक है, -1 इंटू डी। ऑलराइट, T10 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 -1, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 है। ऑलराइट, आंसर क्या आएगा, 2 प्लस 9 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 47। तो भाई साहब इस एपी की जो 10th टर्म है वो 47 है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं, जो हमने बात की थी ना कि थर्ड टर्म को A+2D क्यों कहते हैं, फोर्थ टर्म को A+3D क्यों कहते हैं, वो देख लेते हैं। सिंपल सा एपी ले रहा हूं, 1 3 5 7 9। मुझे पूछा है इसकी थर्ड टर्म कौन सी है, मैं देख के बता सकता हूँ, मैं देख के जरूर बता सकता हूँ कि 5 है, लेकिन हम फॉर्मूला के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। हमें थर्ड टर्म पूछी गई है, ठीक है, हमें थर्ड टर्म पूछी गई है। इसका मतलब मैं T3 लिखूंगा, सही बात है, T3 लिखूंगा, इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी लिखूंगा, सही बात है, ओके, इज इक्वल्स टू A प्लस, मुझे कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, तो n की जगह मैं 3 लिखूंगा, -1 करूंगा और इधर d लिखूंगा, इज इक्वल्स टू A प्लस 2D हो जाएगा। तुझे चीज दिख रही है यहाँ पर और तुम्हें भी दिख रही है, नहीं दिख रही, मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड यार। मेरी जो T3 है वो A+2D आ गया, राइट, वो तो A+2D आ गया। और हमने बात की थी ना कि थर्ड टर्म को A+2D कहते हैं, तो वो एक इसलिए कम आता है क्योंकि यहाँ पर n-1 हो जाता है, ठीक है। ये सिंपल सा कहना है उसका कि भैया फोर्थ टर्म क्या होगी, A+3D होगी। क्यों होगी, क्योंकि हम इस वाले फॉर्मूला में, ये Tn वाला जो फॉर्मूला है, इसमें हमको फोर्थ टर्म निकालने तो हम n की जगह 4 पुट करेंगे, हमने तो n की जगह 4 ही पुट किया था, ठीक है। लेकिन जब यार ये n-1 आया यहाँ पर, तो ये 4 -1 3 हो गया, इसलिए आंसर जो है वो A+3D आया। ये वाइब समझ में आ गई? ऑलराइट, यहाँ पर एक तबाही फॉर्मूला हमारा खत्म हो चुका है। अभी यहाँ पर उल्टा सवाल पूछा गया है, अभी मुझसे यहाँ पर पूछा गया है विच टर्म ऑफ द AP इज -81, विच टर्म ऑफ द AP इज -81। ओके, मतलब यहाँ पर मुझे nth टर्म नहीं फाइंड आउट करनी है, मुझे nth टर्म की वैल्यू दे दी गई है, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये एक्चुअली कौन सी टर्म है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन, 15 यार थर्ड टर्म है, 18 सेकंड टर्म है, इसका मतलब मुझे फाइंड आउट करना है कि -81 कौन सी एक टर्म है, ठीक है, कौन सी एक टर्म है। यहाँ पर हमें n फाइंड आउट करना है इन शॉर्ट। ऑलराइट, मुझे AP दे दिया गया है, इसका मतलब मेरे पास में यार A है, A कितना है इस AP में 21, D कितना है देख लेते हैं। अगर मैं देखता हूं तो D यहाँ पर कितना है देख लेता हूं मैं, A2 में से A1 को माइनस कर देता हूं। हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, क्योंकि यार अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करता हूं इस केस में, तो मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, A1 माइनस A2, मेरा कॉमन डिफरेंस आएगा 3, ठीक है, 21 माइनस 18। लेकिन अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करूंगा तो मेरा कॉमन डिफरेंस -3 आएगा, और ये बहुत बड़ी गलती होती है, ठीक है। तो हमेशा सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, उसी तरीके से हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। ऑलराइट, अब ये बात तो हो गई। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, -3। क्यों, क्योंकि 18 माइनस 21 -3 हो जाएगा। ऑलराइट, डी मेरा -3 है। ओके, ऑलराइट, हमारे पास में n नहीं है, लेकिन हमारे पास में Tn है। Tn क्या है, T है हमारा -81 है। ओके, Tn हमारा -81 है। ओके, इसका मतलब ये है यार कि -81, या फिर मैं लिख देता हूँ Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। ऑलराइट, मेरे पास में अभी n की वैल्यू नहीं है, मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरा जो -81 है वो कौन से टर्म है, ठीक। तो -81 इज इक्वल्स टू, मेरे पास में A है, A 21 है, प्लस n नहीं है तो मैं लिख देता हूँ n एज इट इज -1। क्या मेरे पास में d है, बिल्कुल है, d -3 है। ऑलराइट, अब इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो -81 हो जाएगा 21 प्लस, आंसर जो है वो आ जाएगा। तो मेरे को जैसा हो जाएगा -105 इज इक्वल टू -3n, और n इसमें आ जाएगा हमारा 35। ओके,
तो जो हमारा -81 है इट इज 35th टर्म। तो हमसे क्या पूछा गया था, विच टर्म ऑफ द एपी डैश 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 इज -81, तो -81 इज 35th टर्म। अब हमें पूछा गया है कि ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या कोई टर्म जीरो हो सकती है हमारे पास में यार। इसका मतलब उन्होंने पूछा है कि क्या Tn जीरो हो सकता है, ठीक है। तो हमें यार उन्होंने क्या बोला है, हमें उन्होंने क्रॉस चेक करने के लिए बोला है, भाई एक बार क्रॉस चेक करके देख ले, ठीक है, देख लेता हूं मैं। वही यार ए मेरे पास में कितना है, ए मेरे पास में है यहाँ पर 21, डी मेरे पास में है -3। उन्होंने बोला है कि देख लो कि जीरो है या नहीं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हमारा n जो है, अगर हमारा n जो है वो एक इंटीजर आ गया, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो n यार पॉजिटिव हो सकता है, n फ्रैक्शन नहीं हो सकता, n फ्रैक्शन नहीं हो सकता। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं मैं, यहाँ पर 5 लोग खड़े हैं, ठीक है, क्या कोई इंसान आके ये बोलेगा कि 3.5वें नंबर पे जो इंसान खड़ा है उसे भेज दो, कोई ऐसा बोलता है, ठीक है यार, या तो चौथा आदमी या तीसरा आदमी, यहाँ पे बीच में कोई भी डेसिमल की वैल्यू की बात हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसलिए 1 2 3 4 या तो सेकंड टर्म या थर्ड टर्म, ऑलराइट। मैं 2.5 टर्म ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि हम ऐसी बातें नहीं कर सकते ना, हम ऐसी बातें नहीं कर सकते भाई। ये जो यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं किसी तीसरे इंसान से बात करूंगा या किसी चौथे इंसान से बात करूंगा, मैं 3.5वें नंबर पे जो इंसान खड़ा है उससे बात कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। इसलिए यार अगर हमारा जो n है, अगर हमारा जो n है वो एक इंटीजर आ गया, ठीक है, अब n नेगेटिव भी नहीं हो सकता। क्या मैं ऐसा बोलूंगा, ये 3 लोग खड़े हैं, ठीक है, ये 3 लोग खड़े हैं, ये 3 लोग खड़े हैं, ऑलराइट। क्या मैं बोल सकता हूँ कि -5th नंबर पे जो इंसान खड़ा है उसे भेज दो, ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। इसका मतलब यार n हमारा पॉजिटिव ही आएगा। अब देख लेते हैं क्या n हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऑलराइट। इसका मतलब 0 इज इक्वल्स टू 21 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। इसे अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा -3n प्लस 3, दिस इज गोइंग टू बी 3n इज इक्वल्स टू 24, n इज इक्वल्स टू 8। जी हाँ, n पॉजिटिव आ गया है और n फ्रैक्शन में भी नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि 0 जो है हमारा जो ये 0 है, दिस इज द 8th टर्म ऑफ दिस 80, ऑलराइट, दिस इज द 8th टर्म ऑफ दिस 80। अगर 8 की जगह 8/3 आया होता तो क्या ये आंसर सही होता, क्या 0 इस 80 का टर्म होता, नहीं होता, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो फ्रैक्शन में आया है। अब जो नेक्स्ट तबाही फॉर्मूलाज हैं वो है सम से रिलेटेड, एक एपी के सम से रिलेटेड, ओके। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n अगेन वही है। अगर मान लेते हैं एक एपी के अंदर 50 टर्म्स हैं, ठीक है, एक एपी के अंदर 50 टर्म्स हैं और मुझे इन 50 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो मैं इस n की जगह पर 50 रख दूंगा, ठीक है। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 50 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मैं यहाँ पर 50 लिख दूंगा। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ 1 3 5 ये हो जाएगा 1 3 5 7, ठीक है, ये एक एपी है, ऑलराइट। मुझे कहा गया इस एपी का सम फाइंड आउट करो, इस एपी का सम फाइंड आउट करो। क्या हम इसे सीधा सीधा फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 1 + 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, ऑलराइट, दिस इज गोइंग टू बी 16, ऑलराइट। इस एपी का सम 16 है, लेकिन हम इस एपी का फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर हमें कोई बहुत बड़ी एपी दे दी गई और बोला गया कि सम फाइंड आउट करो, तो क्या हम हर एक नंबर को ऐड करते बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। हम उसकी जगह पर यार ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो हम इस वाले एपी में ही ये वाला फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं, ऑलराइट। Sn n नंबर ऑफ टर्म्स, इस एपी के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं देख लेते हैं, 4 हैं, ऑलराइट। तो S 4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू n की जगह क्या आएगा 4/2, ब्रैकेट में आएगा 2 इंटू a क्या है इस एपी के अंदर देख लेते हैं, a1 है, ओके 1 प्लस n माइनस 1, अगेन n 4 हो जाएगा, d क्या होगा a2 माइनस a1 विच इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो d जो है वो 2 हो जाएगा, राइट। S4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इंटू 2 6, ऑलराइट। तो S4 कितना आ जाएगा मेरे पास में, S4 आ जाएगा 6 + 2 8, 8 2 16। क्या मैंने यहां से कैलकुलेट करने पे मेरा आंसर 16 आया था, बिल्कुल आया था। क्या इस फॉर्मूला को लगा के मेरा आंसर 16 आया, बिल्कुल आया, ऑलराइट। अभी इस केस में लग तो रहा होगा कि अरे फॉर्मूला बहुत लंबा जा रहा है, लेकिन जब एपी बहुत बड़ी होगी ना तब ये फॉर्मूला ही हमें काम आता है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया सम का। अगर मैं इसकी जगह पर
सेकेंड फॉर्मूला की बात करता हूँ, ठीक है। इस सेकेंड फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। सेकेंड फॉर्मूला कुछ ऐसा दिया हुआ है, एस एन इज इक्वल टू n बाय टू ए प्लस एल, ऑलराइट, n बाय टू ए प्लस एल। इसका ये मतलब है यार, इसका ये मतलब है कि अगर एक एपी में तुम्हारे पास में पहली टर्म है और आखिरी टर्म है, और तुम्हें ये पता है कि उस एपी के अंदर टोटल कितनी टर्म्स हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, 2 4 6 8 30, ऑलराइट 30। अब यार इस एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स 15 है, हमें बता दिया गया, ठीक है। इस एपी के अंदर यार नंबर ऑफ टर्म्स 15 है, इसकी पहली टर्म 2 है और इसकी आखिरी टर्म जो है एल वो 30 है, ठीक है। इससे हम यार क्या कर सकते हैं, इससे हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे एक बार वापस देख लेते हैं, ऑलराइट, एक बार देख लेते हैं। क्या बोला गया है मुझे, एस एन, यानी कि एस एन में यहाँ पर लिख दूंगा। मुझे पता है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स 15 है, ठीक है। तो मैं एस की जगह पर 15 लिख देता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे पास 15 टर्म्स है। ओके, एन बाय टू, अगेन एन 15 हो जाएगा, 15 बाय टू, ब्रैकेट स्टार्ट। ए पहली टर्म कौन सी है, पहली टर्म यार 2 है, 2 प्लस आखिरी टर्म कौन सी है, आखिरी टर्म 30 है, प्लस 30, एस 15, 15 बाय 2, मेरा आंसर आ जाएगा 16 इंटू 15, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यू आएगी ये हो जाएगा इस एपी का सम, राइट। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग भी जाता हूं, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी जाता हूं तो भी मेरा आंसर सेम ही आना था। हमें इवेंचुअली फाइंड तो हमारा सम ही करना है, लेकिन अगर किसी एपी में हमें लास्ट टर्म भी दे दी जाए और ये भी बता दिया जाए कि उस एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो हम आसानी से ये वाला फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा फॉर्मूला है, ऑलराइट। बस इतना कहना है इस फॉर्मूला का। अभी देख लेते हैं कि वो दोनों फॉर्मूलाज एक्चुअली यूज कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा तबाही सवाल है। ओके, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी 8 3 -2, ऑलराइट। अभी अगर इसमें कभी तेरा दिमाग चले क्या इसमें जो आखिरी टर्म है वो -2 है, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आगे डॉट 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 लगा हुआ है और यहाँ पर बाद में कोई टर्म नहीं बताई गई है, ठीक है। और ये भी बोल दिया गया है कि इसमें 22 टर्म्स है, इसमें हमें सिर्फ 3 टर्म्स दिख रही है, ठीक है, इसमें हमें सिर्फ तीन टर्म्स दिख रही है। इसके अंदर हम वो n बाय 2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि सबसे पहली बात हमें यहाँ पर लास्ट टर्म कौन सी है ये नहीं पता है, ओके। और जब हमें ये नहीं पता होता है तो हम चुपचाप Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर a क्या है, इसके अंदर a है 8, ऑलराइट। इसके अंदर d है, d क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 विच इज इक्वल्स टू 3 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू -5, ऑलराइट। तो मेरा जो d हो जाएगा वो -5 हो जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ, मेरे पास में n क्या है, n है 22, तो मैंने n की जगह पर 20 लिख दिया। 22 बाय 2 वापस से 2 इंटू a क्या है 8 प्लस n माइनस 1, n क्या है 22 माइनस 1 और d क्या है -5, ऑलराइट, इंटू -5 हो जाएगा, ऑलराइट। आ गया। बस अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मेरे पास में आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 16, ये 22 माइनस 1 हो जाएगा 21 और ये इंटू -5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 16 प्लस, अब 5 कितना होता है 105, ऑलराइट, 105 होता है। आगे माइनस आ जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब -105 प्लस 16 कितना होता है, ये हो जाएगा 15 6 9 और ये हो जाएगा 8 आ जाएगा, ऑलराइट, 11 इंटू 8 हो जाएगा। तो जो हमारी पहली 22 टर्म्स का जो सम आएगा वो कुछ ऐसा होगा। अब हम 11 को 89 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 890 प्लस 89 हो जाएगा 979, ठीक है। अब अगर यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो हम देख ही लेंगे, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यार ऐसा हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट तो हम खुद कर ही सकते हैं, ऑलराइट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नॉकआउट तो मैं ही जीतूंगा। बड़ा ये ना मैं जीतना नहीं मैं जीतूंगा। नहीं देख लेना तो मैं देख लेंगे। देख एपी में अरे फोटो गोरा करने का बोला था ना, गोरा क्यों नहीं? हाँ एपी नहीं तो एपी स्टैंड्स फॉर अथर पुराने नाम में जीते भाई, नाम में जीते। एपी स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो पढ़ना है। चल स्टार्ट कर, टाइम वेस्ट मत कर। छोड़ दूं, पहले बहुत टाइम वेस्ट करता था। ऑलराइट, पहला भाई एक मिनट पहला क्वेश्चन कौन कर रहा है? पहला क्वेश्चन
तू कर ले नहीं 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 नहीं, तू कर अरे बस तू कर लेना स्टार्ट। नहीं नहीं, तू करना, तूने अपने आप को लेफ्ट में रखा है ना, तो तू कर। तू ज्यादा समझदार समझ रहा है ना खुद को, तू कर स्टार्ट। तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन फिर मैं ही करता हूँ। अब तू बोल रहा धक धक हो रहा है क्या? धक धक हो रहा है क्या तुझे? धक धक हो रहा है? धक धक क्या, वो तो नाम में जीत लिखी हुई है, जीतूंगा तो मैं। हाँ, तो मेरे को भी नहीं हो रहा, मैं तो ऐसे पूछ रहा था कि तेरे को हो रहा है क्या। मैं तो चेक, हाँ तो तू चेक कर रहा, सब पता है मुझे। चल नहीं नहीं, ठीक है। स्टार्ट करना, स्टार्ट कर, स्टार्ट। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट, द nth term of an AP is 7 minus 4n, find its common difference। और ये क्वेश्चन ना दिल्ली 2008 के पेपर में आया था। ओके इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो अगर अपन बेसिक से चलते हैं तो मुझे पता है यार कि मैं टी एन कुछ ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। टी एन मेरी 7 माइनस 4n है, ऑलराइट। अब अगर मैं n की जगह 1 डालता हूँ तो मेरे पास आंसर कुछ ऐसा आएगा, 7 माइनस। एक मिनट, रुक। हाँ, TN और AN सेम ही चीज है ना, मतलब टी एन उसको अलग और अलग ए एन टर्म्स में इज डिफाइन सेम, करना हाँ है। सेम चीज़ है, सेम चीज़ है। हाँ, ठीक ए है। एन और टी एन सेम चीज़ होती है, ऑलराइट। तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब मुझे एटलीस्ट 2 टर्म्स निकालनी पड़ेगी, सही है। ओके, सो अगर मैं मतलब 2 को माइनस करेंगे तो हाँ टर्म निकलेगा, मतलब हाँ फर्स्ट सेकंड। हाँ, हाँ, ठीक। अगर मैं सेकंड टर्म निकालता हूँ तो इट इज 7 माइनस 4 इंटू 2, क्योंकि अब मुझे सेकंड टर्म निकालनी है, ऑलराइट। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 8 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू -1, ऑलराइट। तो मेरे पास में T2 इज इक्वल्स टू -1 है, T1 इज इक्वल्स टू 3 है, ऑलराइट। अगर मैं T2 में से T1 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा -1 -3 विच इज इक्वल्स टू -4। तो मेरा जो कॉमन डिफरेंस D है वो -4 के बराबर आ जाएगा। शिट यार, ऑलराइट, आ गया तुझे तो। आंसर इज करेक्ट, ठीक है। अगर मुझे तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर देख, ए एन और टी एन यार दोनों सेम चीज़ है। देखो, ए एन लिखना था तो ए एन भी लिख सकता है, टी एन लिखना था तो टी एन भी लिख सकता है, दैट इज कम्प्लीटली अपॉन। तो ऑलराइट, चल, मेरा तो हो गया। अब स्टार्ट करते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड लास्ट टर्म ऑफ एन APR 12, 6 एंड 252 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ दिस AP। और ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2007 में आया था। ऑलराइट। तो इसके लिए मुझे एक तो ए लगेगा, मेरे पास में ए है क्या? मेरे पास में ए है, 12 है, ठीक है। मुझे डी लगेगा, मेरे पास में डी भी है। मुझे लास्ट टर्म लगेगी, मेरे पास एल है 252, लेकिन मेरे पास एन नहीं है इसमें, मेरे पास एन नहीं है, मुझे एन निकालना पड़ेगा। ऑल राइट, मैं एन कैसे निकाल सकता हूँ? आई कैन टेक आउट एन, आई नो दिस फार्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मेरे पास में इसमें ए एन, अगर मैं इस 252 टर्म को मानता हूँ, क्योंकि बेसिकली nth टर्म मेरी 252 अगर मैं मानता हूँ जो कि लास्ट टर्म है, तो 252 इज इक्वल्स टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली जो मेरा a है वो 12 है, क्योंकि फर्स्ट टर्म मेरी 12 है। इससे मेरे पास में n जो आएगा वो कुछ ऐसा होगा, 12 प्लस 6n माइनस 6। इससे मेरा n समवेयर अराउंड, अगर मैं इधर कैलकुलेट करता हूँ तो ठीक है, लिख ही देता हूँ। 6 प्लस 6n इज इक्वल्स टू 252 है, 6 आ जाएगा कॉमन, इधर हो जाएगा 1 प्लस n, ये हो जाएगा 252, तो 41 आएगा, 1 प्लस n आएगा 42, इस 6 इधर जाएगा तो हाँ, तो n आ जाएगा 41। ऑल राइट, ठीक है, तो n मेरा 41 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन एग्जाम में अपने को लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं उसको मिटार के नहीं चलेगा, लेकिन अभी जगह नहीं मेरे पास तो मैं मिटार रहा हूँ ठीक है, तो मेरे पास में n आ चुका है। अब मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकता हूँ, वो वाला याद है, एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला। ऑलराइट, इसमें एक और वैरायटी भी होती है, इसमें n/2 2a इसमें plus ये n वाला minus फॉर्मूला 1 होता है n बाई 2 2a प्लस 2a n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन यहाँ पे जब हमें दिख रहा है और उसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा, मेरे को अच्छा नहीं लगता वैसा स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, ऐसा वाला It is better. एग्जाम में भी ऐसा। एक्चुअली अपने पास में इधर लास्ट टर्म है ना, तो अपन क्यों ज़बरदस्ती दिमाग लगाएंगे। एस एन इज इक्वल्स टू, अभी एन आ गया मेरे पास में 41, तो मैं पुट कर दूंगा इधर बाई 2। मेरे पास में ए है क्या? ए है मेरे पास 12। ऑलराइट, तो मैं 12 लिख दूंगा। मेरे पास में एल है, एल भी है 252, तो मैं 252 भी यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इधर वापस सॉल्व करता हूँ आगे से फर्दर, तो ये हो जाएगा 41 बाय 2, दिस विल बी 264। ऑल राइट, एंड नाउ व्हेन आई विल दिस विल बी 132 आई गेस। ऑल राइट, तो ये 132 आया मेरे पास में। नाउ दिस विल बी 132 इंटू 41 कितना होता है? दिस विल बी 2 3 1, दिस इज गोइंग टू बी 8, 2 1 कैरी ओवर, दिस इज गोइंग टू बी 5 4 1 5 4 1 2। ऑल राइट, आई गेस ये सही आंसर है। हाँ, so the sum of कैलकुलेट करके देख। हाँ, sum of all the terms of this AP
विल बी 5 4 1 2। शिट यार, सही है ये तो। सही है क्या? पता था मुझे सही है। तो देख एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या किया। यार सबसे पहले फर्स्ट टर्म हमारे पास में दी हुई है जो कि है 12। हमारे पास में कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है जो कि है 6, तो मैंने सबसे पहले ए लिख दिया, मैंने डी लिख दिया। हमारे पास में लास्ट टर्म है जो कि है 252, तो मैंने एल डी लिख दिया। अभी कमी हमारे पास में अगर हम फॉर्मूलाज देखते हैं तो कमी जो हमारे पास में है वो है इस एन की, राइट। इस एन की कमी है, तो इस एन को किसी न किसी फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, ऑलराइट। अब हमें बेसिकली सम निकालना है, तो हम सम के फॉर्मूला से एन तो निकाल नहीं सकते, सीधी सी बात है, कोई और फार्मूला देखना पड़ेगा। तो हमारे पास में ये जो है ये यूनिवर्सल फार्मूला है, बिल्कुल हर जगह काम आता है ये। तो इससे मैंने क्या किया, मैंने nth टर्म को 252 मान लिया क्योंकि हमारे पास में जो लास्ट टर्म है वो 252 है, ऑलराइट। उससे मैंने n निकाल लिया, ये रहा n यहाँ पर 41, ठीक है। और फिर मैंने वो n को पुट करके सम निकाल लिया बड़ी आसानी से, समझ गया। चल देखिए स्टार्ट करते हैं, इजी है तो। राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पहले मैंने एक सेकेंड, स्टार्ट करने से पहले मैंने एक शायरी लिखी है ठीक है, जो कि मैं अभी नहीं, बाद में सुनाना। ये मेरा क्वेश्चन होने के बाद में सुनाना। अगर मैंने सही किया तो सुनाना, अगर गलत किया तो मत सुनाना। सो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी whose first term is 4, last term is 49 and the sum of all its term is 265। अब देख, हमेशा की तरह जो भी आया ना उसको इज्जत से प्यार से लिख लो, बिना दिमाग लगाए। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, यानी कि a लिख दूंगा मैं, a इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। रुक जा एक सेकेंड, ये हाँ, a इज इक्वल्स टू 4। लास्ट टर्म यानी कि मेरा लास्ट टर्म दिया हुआ है, यानी कि l इज इक्वल्स टू 49। और यहाँ पर तीसरी चीज जो दी है वो जो दी है वो है सम ऑफ ऑल टर्म्स, यानी कि एस एन इक्वल्स टू 265। अब चूंकि हमको ये नहीं पता है कि n क्या है, तो हमको ये नहीं पता कितने टर्म्स हैं, बट यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला लगने वाला है, जो कि होता है एस एन इज इक्वल्स टू n बाय 2 ब्रैकेट a प्लस एल, ठीक है। एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल, जहां पर ए फर्स्ट टर्म है, एल लास्ट टर्म है, एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है अपॉन 2। और यहां पर हमसे इस फॉर्मूले के थ्रू हमको एन की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि बाकी सब हमारे पास में है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 265 इज इक्वल्स टू एन बाय टू ब्रैकेट 49 प्लस 4 या 4 प्लस 49, एक ही बात है। तो अब क्या करूंगा, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं 2 को उधर लेके चले जाता हूँ। तो 2 जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो वो हो जाएगा 265 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n, और ब्रैकेट में आ जाएगा 53। अब इस 53 को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 265 इंटू 2 अपॉन 53 इज इक्वल्स टू n। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो 265 इंटू 2 हो जाएगा 530, नहीं 530 यस नहीं, हाँ 530 530 होगा, 530 होगा, कर ले कैलकुलेट। 530 अपॉन 53, 53 और इसको कैंसिल कर दूंगा तो हो जाएगा 53 की जगह यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो टोटली फाइनल जो मेरे पास में वैल्यू आई वो हो गई n इक्वल्स टू 10, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में 10 है। अब हमको ध्यान से देखो, हमको कॉमन डिफरेंस निकालने को बोला है। अब मेरे पास में a आ गया है, मेरे पास में n आ गया है, तो मैं कॉमन डिफरेंस इजीली निकाल सकता हूँ। देख लास्ट टर्म यानी कि 10th टर्म, जो ये लास्ट टर्म था वो 10th टर्म बन जाएगा, क्योंकि इस एपी के अंदर 10 टर्म्स है। तो मैं लिख सकता हूँ a10 इज इक्वल्स टू 49। ये जो l इक्वल्स टू 49 था, इसी को मैं a10 बना के लिख दूंगा, क्योंकि एक ही बात है, लास्ट टर्म 10th टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब a जो जेनरिक सा फॉर्मूला हमारे पास है, a इज इक्वल an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, उसको मैं लगा दूंगा तो हो जाएगा a10 यानी कि 49 इज इक्वल्स टू 49 इज इक्वल्स टू 49 इज इक्वल्स टू a प्लस 9d, a प्लस 9d, ठीक है। तो अब यहां पर अगर मैं a की वैल्यू रख दूंगा तो हो जाएगा 49 इज इक्वल्स टू 4, 49 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 9d, एक सेकेंड, हाँ 9d। तो अब 9d हो जाएगा हमारे पास में 45 इज इक्वल्स टू 45। तो d हो गया 5, क्योंकि 9 5 से 45 होता है, और ये आ गया कॉमन डिफरेंस, और ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ओके। d इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब ऐसा है कि जो सम ऑफ द टर्म्स दिया हुआ था 265, मतलब सिंपल सी बात ऐसी है यार, देख प्रणय, इसके अंदर अपने को सारे जो फॉर्मूलाज दिए हुए हैं वो सारे फॉर्मूलाज इंटरलिंक्ड है।
मतलब एक क्वेश्चन के अंदर सब एक ही फॉर्मूला दो है। तीन फॉर्मूला लगते ही हैं। जैसे कि एस एन का जो हम्म। फॉर्मूला तूने अभी बताया है, n/2 a प्लस एल वाला, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हमने क्या किया, हमने इससे n निकाल लिया, वाह यार। हम्म। और फिर इस n से हमने d भी निकाल लिया। मतलब इस पूरे चैप्टर में हमारे पास में बस 4-5 चीजें हैं जो रिवॉल्व हो रही है, एस एन, ए, एल, एन और डी। d, मतलब 5 चीजें, ये 5 पांडव है इस क्वेश्चन के। ओके। तो जैसे कि मैंने, जैसे कि तूने बोला था कि अगर क्वेश्चन सही होता है तो शायरी पेश करना, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली सही हो गया, बट ओके, अब मैं पेश करता हूँ। समंदर में डुबकी मार के निकला कोका कोला, ठीक है। हाँ 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 समंदर में, ध्यान से सुनना है ना, हाँ समंदर हाँ। में डुबकी मार के निकला कोका कोला, भाई मेरा दिखता है भोला, पर लफड़े उसके 16। तो देख मैंने कर लिया अपना। नाउ इट्स योर टर्न। क्वेश्चन नंबर 5। Find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively. Direct NCERT question. अरे ये तो आसान सवाल है, इसमें घुमाने के लिए अरे चीजें ये तो ढूंढते हैं। आसान सवाल है, सब आता है ना तुमको। करके दिखाओ, दिखाओ करके, हाँ करके दिखा दे तो फिर क्या करेगा, ठीक। शायरी सुनाएगा। हाँ मैं भी सुनाऊंगा एक थोड़ी फिर। सो यार, आपने को बोला है कि सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। यार स्टार्टिंग में मैंने देखो समझाया था जब, तो मैंने बात की थी कि जब अपने को सेकेंड टर्म लिखनी है, ठीक है, मुझे जब सेकेंड टर्म लिखनी है तो मैं कुछ ऐसा हम्म, लिखता हूँ, ए प्लस डी, राइट। जब मुझे थर्ड टर्म लिखनी होती है तो मैं लिखता हूँ ए प्लस 2d। अब हजारों बार जब मैंने खुद ने क्वेश्चन सॉल्व किया तो मुझसे गलती हुई थी कि मैंने थर्ड टर्म लिखते समय इसको a प्लस 2d की जगह पर a प्लस 3d लिख दिया था, लेकिन ये फोर्थ टर्म होती है। अगर तुझे कभी भी यहाँ पर कंफ्यूजन हो कि क्या होता है, और अगर याद ऐसा नहीं भी रखना हो तो हमेशा याद रखना कि थर्ड टर्म अगर लिखनी है तो एक नंबर कम करके लिखेंगे, ठीक है। अच्छा n-1 हो जाएगा ना। n-1 हो जाएगा, याद है, हम्म। n-1 हो जाएगा, ओके। ये तो था बेसिक, ऑलराइट। अभी मुझे कहा गया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली, ऑलराइट। तो मेरी जो सेकंड टर्म है वो हो जाएगी a प्लस डी, और वो दी हुई है 14, ऑलराइट। जो थर्ड टर्म है वो हो जाएगी 18, ऑलराइट। अब मुझे सम निकालना है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि मुझे इस एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस वाले फॉर्मूला से सम निकालना है। तो जब मैं माइनस करूंगा सीधे सीधे तो a प्लस 2d माइनस a प्लस डी इज इक्वल्स टू 18 माइनस 40, ऑलराइट। तो हम्म। सही है यार कि a से a कट जाएगा, सो सैड। और 2d माइनस d, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d, और इधर 18 डी माइनस 14 हो जाएगा 4। 4। तो हमारा कॉमन डिफरेंस तो 4 आ चुका है, कॉमन डिफरेंस का जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ d इज इक्वल्स टू 4, ऑलराइट। अब इस d के जरिए क्या मैं a फाइंड आउट कर सकता हूँ, बता कैसे कर सकता हूँ। वो मैं बता दूंगा तो फिर मतलब क्या रहेगा कंपटीशन का। अच्छा हाँ, कंपटीशन चल रहा है, मैं भूल गया था, सही हाँ। बात है, मैं टेस्ट कर रहा था कि तुझे याद है कि नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा हाँ। ये जो ठीक है फर्स्ट ठीक। इक्वेशन है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, अगर मैं इसमें d की वैल्यू पुट कर दूं, क्या मुझे a मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14, क्योंकि d की वैल्यू 4 है। इससे मेरे पास में a आ चुका है 10, ऑल राइट। तो मेरे पास में ये जो a है इसका भी काम हो गया है, मुझे इसका भी काम अब मैंने ये भी निकाल लिया, ऑल राइट। ये जो n है, n हमारे पास में है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो n तो हमें क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। अगर मैं अब सीधा 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 इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करता हूँ ना, तो मेरे पास में सम आ जाएगा। तो अब मैं अपना दिमाग नहीं दौड़ाऊंगा, अब मैं बस यहाँ पर जो है वो वैल्यूज पुट करूंगा। n की वैल्यू क्या दी हुई है, 51, 51/2 ब्रैकेट स्टार्ट, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या फाइंड आउट की, ये रही 10, यहाँ पे मैं कर दूंगा इंटू 10 प्लस n, वापस से n आया तो n की जगह पुट करूंगा 51 माइनस 1, और d क्या है, d हमारे पास में क्या है, d है 4, ओके। 4। यहाँ पे 4 पुट कर दूंगा, इसके चलते मेरा आंसर आएगा 51/2, ये 2 इंटू 10 हो जाएगा 20, प्लस 51 - 1 हो जाएगा 50 इंटू 4, 200 डायरेक्ट लिख सकता था, समझ में आता है मुझे इतना। नहीं, पेपर में जैसा लिखना है वैसे यहीं पर लिखूंगा मैं।
20 प्लस 200। ओके, तो ये होने वाला है 51/2 इंटू 220। अब ये कट हो जाएगा तो ये 110 हो जाएगा। इतना तो समझ में नहीं, आए। पूरा ही लिखना, पूरा ही लिखना, ये भी पूरा लिखना, टेंस और हंड्रेड्स की वैल्यूज के साथ में लिखना है, एडिशन इतना ही करना है तो। तुम यार जरा रुको, जरा सबर करो। हाँ, अभी 110 रुको को जरा, सबर करो। अभी जरा, अभी अभी जब मैं 110 को 51 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो आई विल बी गेटिंग 011 एंड दिस इज गोइंग टू बी 055। सो द आंसर इज 0165। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5610। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो पहली 51 टर्म्स हैं उनका सम 5610 है। तो अगेन यार वही चीज, सारे के सारे जो फॉर्मूलाज है वो इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, और बस ऐसा ही चलना है। ठीक है, तो आई हैव completed this question. All right, तो मेरा क्वेश्चन होने के बाद में अब तेरा टाइम आ गया है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। The sum of the fourth and eighth terms of an AP is 24 and sum of the sixth and 10th terms is 44. Find the first three terms of an AP. हाँ देख, इजी है। क्या करना है, ईमानदारी से सब कुछ लिखना है। क्या दिया, सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24, यानी कि A4 प्लस A8 इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, ये एक इक्वेशन दी हुई है। और अगली क्या दी हुई है कि सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म्स, यानी सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म्स, यानी कि A6 प्लस A10 इज इक्वल्स टू 44। ठीक है, इतना दो। अब हमको फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी निकालना है। अब ये जो दो इक्वेशन है हमारे पास में, अब बेसिकली जब हम ध्यान से देखेंगे तो इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन पे जाते हैं। A4 क्या हो जाएगा हमारे पास में, A4 हो जाएगा, जैसे कि तूने भी बताया था कि जो भी टर्म होता है उसमें बस A प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि एक छोटा टर्म डाल देते हैं। तो अगर मैं ये A4 को हटा देता हूं यहां से, एक सेकेंड, A4 को काट देता हूं। हाँ, तो ये हो जाएगा प्लस A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24। अच्छा अच्छा, मतलब तूने इसमें ऐसा किया कि जैसे कि फोर्थ टर्म लिखनी थी तूने A+3 लिख दिया उसकी जगह पे। हाँ हाँ, तो n-1 इंटू डी भी लिख सकते थे, यानी कि A प्लस हाँ 4-1 इंटू डी, बट वो ऑब्वियस हो जाता है इतने टाइम तक कि हाँ भाई सीधा डायरेक्ट लिखना है। अब इसको मैं थोड़ा सा, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो हो जाएगा 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, हाँ सही सेम। है। अब दूसरी इक्वेशन पे चलते, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ मैं इसको ताकि नीचे डिस्टर्ब ना हो। तो इसी इक्वेशन के सामने लिख देता हूं मैं, A6 प्लस A10 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा बहुत ही प्यार से 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44। अब इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 2, और इसके पहले वाली जो थी वो हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। तो अब जैसे अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करता हूं तो मेरे पास में बेसिक वैल्यूज आ जाएंगी। तो मैं क्या करता हूं, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करता हूं तो हो जाएगा, तो देख अब मैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देता हूं तो हो जाएगा 2-1, तो हो जाएगा 2A प्लस 14D माइनस 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 44 माइनस 24। अब इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लूंगा तो यहाँ पर 2A से 2A कट हो जाएगा, सैड बहुत ही, क्योंकि माइनस का साइन है। बहुत और सारा। 14D माइनस 10D हो जाएगा 4D। अरे 4D थिएटर गए थे ना अपन उस दिन, याद है तुझे? हाँ वो वो जहाँ कुछ भी 4D ना, तो कुछ सीट हिलती कुछ है ऐसे ऐसे। कुछ नहीं है। फोर हाँ, 10D तक आएगा, कुछ नहीं है उसमें। और 10D 4D सेम है, तो 44 माइनस 24 हो जाएगा हमारे पास में 20। तो D क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, 4 5 20, हाँ अगर तुझे वही। नहीं पता, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 5। अब हमको बताना है कि फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। अब देख हमारे पास में D आ गया है। अब फर्स्ट थ्री टर्म्स के लिए हमको बस फर्स्ट टर्म निकालना है, और फर्स्ट टर्म हम इतनी सारी इक्वेशंस में से किसी से भी निकाल सकते हैं। हाँ समझ सही रहे बात हैं? है। हाँ हाँ समझ रहा ठीक हूँ। है, तो अब जैसे मान ले कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी, यानी कि 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24 वाली, इस इक्वेशन के अंदर 2A प्लस 10D में फिर से लिख देता हूं इक्वल्स टू 24 वाली, इसके अंदर मैं D की वैल्यू रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा 2A प्लस 50 इज इक्वल्स टू 24, 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 24। तो ये हो जाएगा 2A प्लस 50 इज इक्वल्स टू 24 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 24। तो 2A की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 2A is equals to minus 26. Yes.
देखो कैलकुलेशन, ए हो जाएगा -13। अगर मैं इसको 2 को उधर ले आता हूँ तो ए इज इक्वल्स टू हो गया -13। तो ये मेरे पास में हो गया, ए आ गया, मेरे पास में डी है, तो मैं फर्स्ट 3 टर्म्स बहुत इजीली निकाल सकता हूँ। तो अच्छा फर्स्ट अच्छा, टर्म तो मतलब सुन बेसिकली, सुन सुन, मतलब ए हाँ आ हाँ गया तो हाँ तू अब इस ए में हाँ डी प्लस करते जाएगा तो तेरे हाँ, पास डी सारी प्लस टर्म्स करते बचेंगी। जाऊंगा तो पूरी एपी बन जाएगी। मैं 3 क्या, मैं 5000 टर्म्स लिख सकता हूँ इसके, मुझे कोई सही कमी है नहीं है। सही है सही है। ठीक है, तो ए इज इक्वल्स टू -13, यानी कि ए1 लिख देते हैं, ए1 इज इक्वल्स टू -13। ए2 हो जाएगा मेरे पास में, अगर मैं इसे में ऐड कर दूं 5 तो हो जाएगा -8, -13 + 5 हो जाएगा -8। और ए3 हो जाएगा -13, ए3 इज इक्वल्स टू -13 -8, -8। ए3 इज इक्वल्स टू -8 + 5, -8 + 5 इज इक्वल्स टू -3। तो ये मेरे पास में फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी आ गए, -13, -8 और -3। अच्छा, मतलब इस इसका मूल मतलब जो रूल है एक्चुअली वो ऐसा है कि हाँ, अगर तुमने नहीं नहीं, सेकंड मूल टर्म, मूल। हाँ हाँ ठीक है ना, गलती हो हाँ गई। अगर तुम्हें सेकंड हाँ, टर्म फाइंड करनी है और तुम्हारे पास में फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस भी है, तो उस फर्स्ट टर्म हम्म, में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। हाँ बेसिकली कॉमन डिफरेंस का मतलब ये होता है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में कितना हाँ डिफरेंस है। मतलब ओह, क्वेश्चन नंबर 7 goes for you. It's a contract on construction job specifies the penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. चतुर जैसा नहीं लग रहा हूँ बोलते बोलते। 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay for the penalty if he has delayed the work by 30 days? यार पर ये 50 रुपए पेनल्टी कम नहीं है? 50 रुपए पेनल्टी कम नहीं है, वह 50 रुपए पेनल्टी हर रोज पड़ा रहा है ना वो, तो भी यार, रोज की मतलब वो हो 200, सकता है। ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स में इसमें इसमें चॉकलेट 2 रुपए वर्ड की वो मिलती है, नहीं, दूसरे पे कुछ वर्ड मिलता है। प्रॉब्लम में एक मंगेश होता है जो कि 50 मैंगो खरीदता है, पता नहीं करता क्या है उस 50 मैंगोस का, लेकिन खरीदता है। हाँ वो खरीद, और 50 खाएगा कैसे? और अब मान ले कि मंगेश के मेरे हिसाब से मंगेश का नाम MANG होता है ना, इसलिए वो मैंगोस खरीद लेता है, वो मंगेश मैंगो। देख, मैं यू आउट गेट ऑफ इट? कैरेक्टर आके तेरे को यहाँ से खींच के मारूंगा जो बेकार जॉक तूने मारा है अभी। ओके सो यार, कुछ नहीं देखते, हम देखते हैं 200 फॉर द फर्स्ट डे, इससे बड़ी हिंट कोई हो ही नहीं सकती। यहाँ पे इस पूरे फ्रेज के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर ही एक तो 200 आ गया है और फर्स्ट आ गया है, इसका मतलब हमारी जो फर्स्ट टर्म होनी है, हमारी जो फर्स्ट टर्म होनी है वो होनी है 200। ओके, अब अरे जरा एक बार पकड़ लिया क्वेश्चन यार। करते हैं, हम एक बार क्वेश्चन समझते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, फालतू फालतू बातें की यहाँ पर, ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड सर्टेन डेट, यानी कि एक कंस्ट्रक्शन जॉब पे एक कॉन्ट्रैक्ट जो है, ठीक है, अगर वो डिले होता है तो 200 रुपए की पेनल्टी है पहले दिन के लिए, दूसरे दिन के लिए जो पेनल्टी है वो है 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए जो पेनल्टी है वो है 300 रुपए, यानी कि हर दिन 50 रुपए पेनल्टी बढ़ रही है। आज अगर मुझे 200 रुपए पेनल्टी देनी पड़ी तो अगले दिन मुझे 250 रुपए देनी पड़ रही है, ठीक है, ऐसा ही कुछ है। हाँ। ठीक है, इसका मतलब है हर हर रोज मेरी 50 रुपए पेनल्टी बढ़ रही है, यानी कि मेरा कॉमन हम्म डिफरेंस कितना हो गया, 50 हो गया, क्योंकि हम्म पहले दिन से पहले दिन 200 थी, दूसरे दिन 250 हो गई, हम्म तीसरे दिन 300 हो गई, हम्म तो रोज की रोज 50 बढ़ रही है, तो मेरे पास डी हो गया 50। ऑलराइट, अब यार अब ऐसा है कि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। ओके, ओ, इतना तो असाइनमेंट डिले करते हैं हम। इतना तो इतना तो असाइनमेंट डिले करते हैं, असाइनमेंट तो एग्जाम के एक दिन पहले जाके देते हैं मैडम को कि मैडम ऐसा ये 1 घंटे पहले, मैडम प्लीज, मैडम मैडम प्लीज। प्लीज। तो यहाँ पर यार, इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, यानी कि यहाँ पर एन जो है अपना 30 दिन हो जाएगा, हाँ, क्योंकि अपने से बात 30। 30 दिनों की गई है, 30 हो जाएगा। हाँ, ओके, क्या कह रहा है? ईयरफोन निकलेगा। तो यार एन यहाँ पर अपना 30 डेज हो गया, ऑलराइट, ये डी अपना 50 रुपए हो गया और ए अपना 200 रुपए हो गया, क्योंकि पहले दिन 200 रुपए की पेनल्टी लग रही है। अब हमसे ये पूछा हम्म गया है कि टोटल 30 दिन में वो बेचारे को कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, ठीक है, टोटल 30 हम्म दिनों में। अब टोटल की बात कर रहे हैं तो सम की बात आएगी, राइट, और सम का एक बढ़िया सा हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ लिया है जो कि है एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यार ये जो अपना फॉर्मूला है इसमें हम पुट करके देखते हैं। सबसे पहले तो अपने पास में n 30 डेज है, तो मैं पुट कर देता हूँ एस एन इज इक्वल टू 30/2, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, 2 इंटू, अब पहले दिन पे कितनी पेनल्टी लग रही है, 200 रुपए, हम्म 200 लिख देता हूँ, ए अपना 200 हो जाएगा, प्लस
n अगेन 30 है, -1, और हर रोज कितनी पेनल्टी बढ़ रही है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 50 रुपए का। 50। ठीक है, तो ये हो गया, बस अब इससे आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2 इंटू 200 जो कि है 400, और ये हो जाएगा अंदर 29 इंटू 50। ऑलराइट, अब सबसे पहले यार 29 इंटू 50 करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा, अब इसको वापस से करेंगे तो हो जाएगा 15,1850। अब अगेन 185 को 15 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 185 इंटू 15 करते हैं अपन, क्योंकि ये तो वैसे भी 1850 इंटू 15 ही है। 5 2 ओवर हो जाएगा, कैरी ओवर मतलब 8 5 जा 2 4 कैरी ओवर, 5 1 जा 5, और ये हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2775। ये हमारा फाइनल आंसर हो अच्छा जाएगा। अच्छा, फिर क्या होगा? 15 इंटू 1850 था वो सर, और आपने 185 लिया है, तो एक जीरो अच्छा, आएगा इसके आगे। हाँ, हाँ, तो ये क्वेश्चन को तो मैं हारा हुआ मान लूं। आई वुड लाइक टू कम आउट ऑफ कैरेक्टर, और मैं अब यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये स्क्रिप्ट के अंदर जानबूझ के डाला गया था, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स जहाँ पर क्या होता है कि हम ऐसा सॉल्व कर लेते हैं और आंसर में सिर्फ इतना पार्ट लिख देते हैं, वेर एज वी फॉरगेट कि हमने हमने इस जीरो को कैलकुलेशन के लिए नेग्लेक्ट किया था। इस जीरो को वापस यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ऑलराइट, इस जीरो को वापस यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो ये गलती ध्यान में रखना। ओके, ऑलराइट, तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 27750। ठीक है, हम्म सो या दिस इज इट, ये भी सॉल्व कर दिया है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 फॉर यू मिस्टर। ठीक है, Yasmin saves rupees 32 during the first month, rupees 36 in the second month, and rupees 40 in the third month. If she continues to save in this manner, in how many months will she save rupees 2000? तो पहले पहले मुझे एक डाउट है सर, मुझे एक डाउट है सर, ये 32, ये 36, ये 40 रुपए सेव करके करने क्या वाली है, और ये एक महीने में 40 रुपए का क्या करेगी? ये मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन शायद 1835 में बनाया गया था। अरे यार, तो फर्स्ट यानी कि फर्स्ट मंथ यानी कि क्या हो जाएगा, देख सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 32, 36, 40, तो एक तरह से अगर मैं देखूं तो हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बढ़ाते जा रही है जो वो सेव कर रही है। तो फर्स्ट मंथ में यानी कि मैं मान लेता हूँ इसको फर्स्ट टर्म हो जाएगा, क्योंकि हम इसको एपी की तरह मान लेते हैं, तो ये जो फर्स्ट टर्म है यानी कि A1 इज इक्वल टू 32 हो गया, और जो सेकेंड मंथ है यानी कि A2 वो हो जाएगा 36, A2 हो जाएगा 36, हाँ ये येलो कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है, और A3 हो जाएगा 40। ठीक है, A3 हो जाएगा 40। तो बेसिकली यहाँ पर मेरे पास में A1, A2, A3 तीनों है। तो अब ये क्या कर रही है, मान अब देख तू इसमें थोड़ा सा कॉमन कैरेक्टर देखेगा कि हर महीने वो 4 रुपए बढ़ा रही है, 32 से 36, 36 से 40। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जो है यानी कि A2 माइनस A1, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी कि D जो हो जाएगा वो हो जाएगा 36 माइनस 32 इज इक्वल टू 4। तो यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि जो हर महीने वो इंक्रीमेंट दे रही है, कॉमन डिफरेंस हो गया 4 रुपए का। अब देख हमको ये करना है कि इन इफ शी कंटिन्यूज टू सेव इन दिस मैनर, इन हाउ मेनी मंथ्स विल शी सेव रुपीज 2000। अब देखिए एक चीज बहुत ध्यान से देखना, मैं अच्छा, तेरे को एक बता मिनट रहा हूँ, एक मिनट और रुक, एक मिनट रुक जा। ये क्वेश्चन है तो पिछले वाले जैसे ही, लेकिन इसमें ऐसा हो रहा है कि उसमें उन्होंने नंबर ऑफ डेज दे दिए थे, इसमें उन्होंने अमाउंट दे दिया, और अपने को नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है, नंबर ऑफ मंथ्स फाइंड करना है। हाँ बट एक सेकेंड, एक चीज में आउट ऑफ कैरेक्टर भी और तुझे भी दोनों को बता रहा हूँ। यहाँ पर इफ इन हाउ मेनी मंथ्स शी सेव रुपीज 2000, यानी कि जो सम है अभी तक इसने जितने पैसे जो जोड़े हैं उसका टोटल सम कितने रुपए इकट्ठे हुए वो यहाँ पर दिया हुआ है 2000। तो यानी कि एस एन मेरे पास में हो जाएगा 2000। अब यहाँ पर तो ये कंफ्यूज मत होना कि ये एस एन था या ए एन था, वो ए एन तब होता जब वो उस महीने में कितने सेव किए वो पूछते हैं। इसमें पूछ रहे हैं कि उस महीने तक उन्होंने टोटल कितने सेव किए, समझ रहा है? हाँ, तो तो एस एन इक्वल, वो जो तक वाला महीना है, अपने को उतने हाँ वो जो महीने निकालने हैं। तक, हाँ यानी कि 10 महीने में टोटल कितना सेव किया, या फिर 10वें महीने में कितना सेव किया, दोनों में डिफरेंस है ना। तो हम्म यहाँ पर कितने महीने तक टोटल कैलकुलेट उसका है, तो एस एन इक्वल टू 2000 है। अब मैं इसमें बेसिक सा फॉर्मूला लगाता हूँ जो हमारे पास में होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज हम एक एक करके पुट करते आते हैं, हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। तो एस एन हो जाएगी 2000 इज इक्वल टू एन हमारे पास नहीं है और यही हमको निकालना है क्योंकि हमसे पूछा है इन हाउ मेनी मंथ्स। ठीक है, तो एन बाय टू टू ए, टू था हमारे ए था हमारे पास 32, तो 2 इंटू 32 प्लस
n माइनस वन इंटू डी हमने निकाला 4। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेट करके बेसिकली मुझे n की वैल्यू निकालनी है। तो चल, अब मैं 2 को उधर लेके चले आऊंगा तो हो जाएगा 4000 इज इक्वल्स टू n, और मैं अंदर सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 32 यानी कि 64 प्लस 4n माइनस 4। ठीक है, माइनस 4, क्योंकि मैंने 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देख, मैं इसको ब्रैकेट को भी खोल लेता हूँ, जो n वाला ब्रैकेट है, तो हो जाएगा 4000 इज इक्वल टू, अब देख पहले जो अंदर दिख रहा है ना 64 माइनस 4, तो वो 60 हो जाएगा, तो मैं उसको 60 बना के मल्टीप्लाई कर देता हूँ n से, तो हो जाएगा 60n प्लस 4n स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, तो तूने मतलब ये जो n था इसको अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दिया? हाँ, n को मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने 64 माइनस 4 कर दिया डायरेक्टली। हाँ, ओके। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। हाँ, अब देखिए हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह से सॉल्व करने वाले हैं, बट पहले हम क्या करते हैं, इसको 4 से डिवाइड कर दे पूरे को ताकि वो और इजी हो जाए। तो हमारे पास, मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेता हूँ, हो जाएगा n स्क्वायर। तो देख, मैंने इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया, और ये जो LHS था इसको मैं RHS में लिया माइनस के अंदर, तो ये इक्वेशन बन गया n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 1000 इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा मतलब, अच्छा तूने ये जो लिखा थोड़ा उल्टा कर दिया तूने शायद, इधर इधर ले। हाँ, हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया मैं। हाँ, उधर भी करता तो भी वो, पर है ना, मुझे n को n स्क्वायर वाला जो टर्म होता है उसको पॉजिटिव रखने में ज्यादा अच्छी फील आती है। तो अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी, मैंने उसको फटाफट सॉल्व कर दिया है। मैं एक बार और समझाता हूँ मैंने कैसे किया। तो मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से किया है, ठीक है। तो ये क्या था, n स्क्वायर, तो मैंने इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में जो टर्म्स यूज किए हैं वो है 40 और 25, क्योंकि ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं वैल्यूज। तो n स्क्वायर प्लस 40n माइनस 25n माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। ये सेम इक्वेशन बना रहा है। अब मैं क्या करूंगा, n को कॉमन ले लूंगा फर्स्ट टू टर्म्स में से, तो वो हो जाएगा n इंटू n प्लस 40, और दूसरे टर्म में से 25 को कॉमन ले लूंगा तो माइनस 25, और अगेन आ जाएगा n प्लस 40। अब मैं इन दोनों में से n प्लस 40 को कॉमन ले लूंगा, ठीक है। तो मेरे पास मैंने ऊपर ये लिख क्या रखा लिखा है, है? अच्छा, ओके, हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया। हाँ देख ऊपर देखना ध्यान से। तो ऊपर लिखा है n माइनस 25 इंटू एन प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख, दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 होगी, तो एक बार मैं n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 लिखूंगा, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, और एक बार लिखूंगा n प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसमें से हमको n की वैल्यू क्या मिलेगी, 25, n इज इक्वल टू 25 मिलेगा, ठीक है। n इज इक्वल टू 25, और दूसरी वाली में से हमको n इज इक्वल टू माइनस 40 मिलेगा, सही है। माइनस 40। अब देख, दो वैल्यूज आ गई n की, हमको n ही निकालना था। अब देखिए यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना कि दोनों वैल्यूज को रखेंगे कि किसी एक वैल्यू को रखेंगे। हमको यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स पूछे हैं। अब नंबर ऑफ मंथ्स कभी माइनस में नहीं हो सकते, वो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। ये होंगे। और उसके अलावा जो एपी भी बनती है उसमें हमेशा एन जो है वो पॉजिटिव ही होता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं होता है। तो इसलिए हम माइनस 40 वाली वैल्यू को निरास्त कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है। तो हम एन इज इक्वल टू 25 को मानेंगे, और वो आंसर हो गया। यानी कि 25 महीने तक उसको पैसे सेव करने होंगे 2000 रुपए सेव करने के लिए। चल, वो कर लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 9। The sum of fifth and ninth term of an AP is 72, and the sum of seventh and 12th terms is 97. Find the AP. और ये आया था दिल्ली 2009 में। ये क्वेश्चन तो ये देख मतलब इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन ऐसा बहुत टफ नहीं लग रहा है। सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ अच्छा, टर्म ऑफ एन एपी 72, मतलब अगेन वही बात आ गई, अगर मुझे ए। अरे ऐसा कर चुके ना पहले। हाँ 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 हाँ। अरे यार। अगर A5 लिखते हैं तो अपन लिख सकते हैं A+4D। हम्म। ठीक है। और यहाँ पर नाइन्थ समझा। टर्म की बात कर रहे हैं, A9, हम्म। तो इसे हम लिख सकते हैं एक। A+8D। राइट। और इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो है 72, वो है 72। तो अगर मैं से एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूं, तो A+4D प्लस A+8D, यानी कि फिफ्थ टर्म और नाइन्थ टर्म, इज इक्वल टू 72। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। एंड द सम ऑफ सेवेंथ एंड ट्वेल्थ टर्म्स इज 97। ठीक है। सेवेंथ टर्म क्या होगी, A7, ये हो जाएगी A+6D। ऑल राइट। और ट्वेल्थ टर्म क्या होगी, वो हो जाएगी A+11D। A+n-1 वाला फॉर्मूला लग रहा है, मत भूलना। ठीक है, तो ये बहुत कीचड़ पिचड़ हो गया है यहाँ पे। इसको मैं लिख देता हूँ 11D। ठीक है। घिचड़ पिचड़। तो इसको इसको अगर मैं, इसका इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम है 97। बेटा यार तुम डिस्ट्रैक्ट मत क्या करो, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा A+6D
प्लस ए प्लस 11d और इन दोनों का सम है 97। तो इन शॉर्ट यार ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब इनके थ्रू यार अपन ए और डी निकाल लेते हैं, और जैसे ही हमारे पास में ए और डी आ जाएंगे हम एपी की सीरीज बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये वाली यहाँ पर सॉल्व करता हूँ फर्दर, तो ये हो जाएगी 2a प्लस 12d इज इक्वल्स टू 72, सही है। और अगर मैं ये वाली लिखता हूँ यहाँ पर, तो ये कुछ हो जाएगी 2a प्लस 17d इज इक्वल्स टू 97। अगेन ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 3, इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 4, ठीक है। अब अगर मैं इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा देखते हैं। 4 माइनस 3 अगर मैं करता हूँ तो 2a प्लस 17d माइनस 2a प्लस 12d इज इक्वल्स टू 97 माइनस 72, सही है। 2 ऐसे 2 बेचारा कट गया बेचारा, यहाँ पर बचा 17d माइनस 12d जो कि है 5d। 97 माइनस 72 कितना होता है, ये होता है 25। डी हो जाएगा 5, ऑलराइट, डी हो जाएगा 5। अब यार डी हो गया है 5, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम लोग ए निकाल सकते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, इस वाले इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ एरो ही बना रहा हूँ मैं, वाह। तो ये हो जाएगा 2a प्लस एरो 12 तेरे सा लग रहा है। इंटू 5 इज इक्वल्स टू 72। 2a इज इक्वल्स टू 72 माइनस 60, क्योंकि 12 5 से 60 हो जाएगा, इसको मैंने आरएचएस में भेज दिया। 2a हो जाएगा 12, a हो जाएगा 6, a हो गया 6, d हो जोक्स ओपी। d हो गया 5, ठीक है। a है d है, बस अब a पे निकालते हैं, ठीक है। तो a1 हो गया 6, a2 कितना हो जाएगा, a1 प्लस 5 11 11, a3 कितना हो जाएगा, a3 हो जाएगा 16, a4 16 कितना हो जाएगा 21। 21 तो जिसको अब जब या दिखा दी अपनी बात, नहीं नहीं 21। तो ये एपी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 6 कॉमा 11 आय है कॉमा 16 आय है कॉमा 21 डॉट 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 डॉट, और ये हो गया अपना डॉट क्वेश्चन, डॉट 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 डॉट। डॉट 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 डॉट, बस क्वेश्चन हाँ कंप्लीट। गुड, ऐसा थैंक करना। यू सो मच। ठीक है, तो एक मिनट, अभी तक तेरे सारे हो गए, तो अब अगर मैं अगला क्वेश्चन सही कर भी देता हूँ तो वो टाई हो जाएगा। तो वो टाई हो जाएगा, इट इज ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम्स इन हैविंग टाई, लेकिन मैं हारने तो नहीं वाला तेरे से बिल्कुल कभी भी। मुझे पता है तूने डिफिकल्ट दिखाने के लिए दिया है, बट डिफिकल्ट है नहीं है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एपी दी हुई है, एपी के 3 टर्म्स दिए हुए हैं। अब उसमें एपी में उन्होंने ए बी सी डी एक्स वाई एक्स सनीता पपीता कुछ भी लिखा हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो a1 फर्स्ट टर्म मैं लिखूंगा a1 इज इक्वल्स टू 1/2r, 1/2r। a2 मुझे दिया है, a2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3r अपॉन 2r, ठीक है। और a3 मुझे दिया है 1 माइनस 6r अपॉन 2r। अब मुझे क्या पूछा है, सिंपल से मुझे पूछा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो मैं कर दूंगा d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 3r अपॉन 2r माइनस 1 अपॉन 2r, 1 अपॉन 2r। तो अब जो d हो जाएगा, अब देख दोनों साइड में जो डिनोमिनेटर वो सेम है, तो डायरेक्टली डिवाइड हो जाएंगे। तो वो हो जाएगा 1 माइनस 3r माइनस 1 अपॉन 2r इज इक्वल टू d, यहाँ पे d लिख देता हूं मैं। और ये हो जाएगा हमारे पास में, इसको कैलकुलेट करूंगा तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो हो जाएगा माइनस 3r अपॉन 2r। तो ये हो गया हमारे पास में कॉमन डिफरेंस। अब चाहता तो मैं a3 माइनस a2 करता तो भी यही आंसर आता, और a2 माइनस a1 करने से भी यही आंसर आता, क्योंकि ये दिया हुआ है कि ये AP है। अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूंगा तो हो जाएगा d इज इक्वल टू r दोनों साइड से कट जाएगा, तो हो जाएगा d इज इक्वल टू माइनस 3/2, एंड दैट्स द आंसर, एंड आई वॉन द बैटल। नहीं, टाई हुआ है, ठीक है, इसी नोट पर टाई हुआ है। ऑलराइट, सो दिस इज इट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन काफी अलग अंदाज और अलग स्टाइल में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है गाइस, ठीक है। एंड अभी मतलब
इसे स्क्रिप्ट करने में हमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगा था, काफी मतलब शायरी ढूंढने में शायरी ढूंढने में हमने कम से कम शायरी ढूंढने में 25-30 मिनट लगा दिए थे, लेकिन एक ही शायरी मिल पाई। बट स्टिल वी मैनेज टू। वो भी 2 साल पहले फेसबुक के कमेंट सेक्शन से मिली ढूंढ के, पता नहीं कहाँ से। एक्चुअली वो जो शायरी थी वो मैंने इसके फोटो पे एक बार कमेंट की थी। On that note, guys, follow me on Instagram. ओके, सो आई होप कि आप सब लोग सेफ हैं एंड ऐसे यार, ये तो फर्स्ट लेक्चर था इस स्टाइल में। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बहुत सारे और ऐसे वीडियोस आएंगे, बहुत सारे वैसे वैसे और घटिया जोक्स मारेंगे। ओके, सो ऑन दैट नोट आई होप कि आप सब लोग सेफ है यार। बस यार, स्टे होम, स्टे सेफ एंड ये जो सारी जो पीडीएफ है, ये जो हमने जो भी इसमें किया है, वो सब तुम्हें नीचे मिल जाएगी। ये सारे क्वेश्चंस अलोंग विद देयर प्रिंटेड आंसर्स भी तुम्हें मिल जाएंगे एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टेस्ट भी तुम्हें नीचे मिल जाएगी। सो गो अटेम्प्ट इट एंड स्टे होम, स्टे सेफ and visit www.padle.in for more. इंस्टाग्राम पे padle.in को डेफिनेटली फॉलो करना। हाँ, क्योंकि अभी इंस्टाग्राम अभी ऐसा है ना कि इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ बहुत ही डिफरेंट टाइप का कंटेंट हम लोग लाने की सोच रहे हैं। ओके, और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना, वहाँ पर अपडेट्स डालते रहते हैं, तो उधर भी ज्वाइन कर लेना, वेबसाइट भी ज्वाइन कर लेना, सब ज्वाइन कर लेना, जितना हो सके उतना ज्वाइन कर लेना। और बस यार इतना ही कहना था। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस इफ दिस इज कमिंग ऑन 14th अगस्त। ऑलराइट, सेम टू यू, मतलब सेम फ्रॉम माय साइड एज वेल। ओके, सो काफी एनर्जी से आज यार, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो यार। विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।